नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य आमला न्यूज़ चैनल। राजनीति में जितनी ईमानदारी की बात जोर से की जाती है, राजनीति में ईमानदारी की दावे बातें किए जाते हैं, उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 लाख लाभार्थी ऐसे थे जो 3 ही मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड थे। उनमें 7.5 लाख लाभार्थी लगभग एक ही नंबर थे। इस तरह के घोटाले का समाचार आया और कुछ ही सेकंड में वो फिर गायब हो गए। फिर कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY पर, जिसमें करीब 15,000 करोड़ की इस योजना की हकीकत का खुलासा कैग ने 108 पन्नों में किया है। कैग को स्किल इंडिया पोर्टल पर दर्ज 95.90 लाख प्रतिभागियों में से 94.53% मामलों में बैंक विवरण मिला ही नहीं कि आखिर भुगतान किसे किया गया। उनके बैंक विवरण के सामने या तो 00 लिखा था या फिर नील दिखाया गया है। इतना ही नहीं, 12,122 ऐसे यूनिक खाता नंबर हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग स्थानों और राज्यों में रहने वाले 52,000 लाभार्थियों ने किया है। ऐसे घोटालों का उजागर कैग ने किया, लेकिन ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाया। आज इसी लूट मचाने वाली छूट पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं बुद्धिजीवी प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार राय जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री कौशल रोजगार जो अभियान, स्किल डेवलपमेंट की जो बात होती है, बराबर प्रधानमंत्री इसके बड़े बड़े दावे करते हैं। उसमें कैग की जो सर रिपोर्ट आई है वो तो बहुत ही विडम्बना भरी दिखती है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग, ऐसे खाते भी हैं जो दूसरे राज्यों के लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के घोटाले जो हो रहे हैं, क्या इसमें सरकार की नज़र से ओझल है या फिर सरकार जानबूझकर आंख बंद कर रखी है? धन्यवाद आपका कि आपने बहुत कम चर्चा होने वाले इस विषय को उठाया है। पहली बात तो यह है कि एक समय था जब कैग की रिपोर्ट हर साल संसद में पेश की जाती थी। धीरे धीरे यह प्रथा अब समाप्त होती चली गई है और कैग की रिपोर्ट अब पेश नहीं की जाती है। और अमूमन ऐसा होता है कि कैग इस तरह की रिपोर्ट को पेश ही नहीं करता है कि जो सरकार के विरुद्ध या धांधली से संबंधित रिपोर्ट हो। संयोग की बात यह है कि अभी इसी साल कैग ने स्किल डेवलपमेंट के संदर्भ में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें भारी गड़बड़ी, जिसका जिक्र आपने किया कि भारी गड़बड़ी की जो 94.53 मतलब लगभग 95% लोगों के तो खाते ही नहीं मिल रहे हैं। वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, या पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब यह होता है कि पूरा का पूरा, जहाँ 95% गलती हो, कि जहाँ 95% गलत हुआ हो, उसका मतलब है कि लगभग पूरा का पूरा हुआ गलत ही चला गया है। यानी पूरी दाल ही काली। हाँ, पूरी दाल ही काली है। और इसमें और भी बात यह है कि कैग ने कुछ जगह पर जाकर के, उसके सदस्यों ने जाकर के उन सेंटर्स को देखने की कोशिश की कि सेंटर्स आखिर चल किस तरह के रहे हैं, तो वहाँ पर उनको सेंटर्स मिले ही नहीं। कि कहने का यह मतलब कि पैसा कहाँ जा रहा है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पूरा का जो पूरा इस वातावरण है, जो स्थिति है, वह पूरा का पूरा धांधली से भरा हुआ लगता है, कालापन चारों तरफ छाया हुआ है।
इन केवल यह तो केवल इस स्किल डेवलपमेंट की बात है, लेकिन जहाँ कहीं भी दूसरे दूसरे विभागों में, दूसरी दूसरी योजनाओं में जहाँ कहीं भी आप नज़र डालेंगे, जहाँ कहीं भी आप तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, भीतर जाने की कोशिश करेंगे, कुछ मामले होते हैं जो उजागर होते हैं, लेकिन सारे के सारे मामलों के भीतर आपको लगेगा कि इसी तरह की धांधली, इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह की लूटपाट चारों तरफ हर एक योजना में यह आपको दिखाई पड़ेगी। आपको लगेगा यह सब देखकर कि योजनाएं इस स्कैम करने के लिए ही बनती हैं। तो यह एक अजीब सी स्थिति है और लोगों को यह जानकारी भी नहीं होने दी जाती है। उसके बहुत सारे उपाय किए जाते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं हो। इसका सबसे बड़ा सबूत यह आपको मिलेगा कि कुछ ही दिन पहले वह केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, कि जीतन राम मांझी जी ने मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने आम सभा में या कोई आपसी बातचीत में वह बात नहीं कही है, उन्होंने मंच पर चढ़ करके उन्होंने कहा है कि सारे विधायक और सांसद कमीशन लेते हैं, अगर 10 पैसा भी कमीशन का उनके पास आ जाता है तो वह बहुत बड़ी राशि हो जाती है। और उन्होंने स्वीकार किया है कि कमीशन के पैसे से पिछले साल उन्होंने 40 लाख रुपए पार्टी को चंदा दिए थे। इसका मतलब है कि वह बहुत सारे कई करोड़ का उनके पास कमीशन आता होगा। तो यह अब पूरे जितने सारे सांसद हैं, जितने सारे विधायक हैं, उन सारे विधायकों और सांसदों को जोड़ लीजिए और यह कमीशन को जोड़ लीजिए तो आपको लगेगा कि वह तो लगभग बजट के बराबर हो जाएगा, कि देश का जितना बजट है कि वह लगभग वह बराबर हो जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जितने सारे पैसे विभिन्न योजनाओं में आवंटित किए जाते हैं, वे पैसे जो लाभार्थी हैं उस समूह तक वे पैसे पहुंचते नहीं हैं। उसमें 2-4% कहीं किसी के पास कहीं कुछ काम हो जाए, वास्तव में तो हो जाए, नहीं तो बाकी का बाकी सारा 95-96% वह का सारा वह पैसा हवा में चला जाता है, वह लूट में चला जाता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि पुल तो उदाहरण है ना, पुल तो प्रत्यक्ष उदाहरण है जो सड़क चलते लोगों को दिखाई पड़ते हैं कि आज पुल बन रहे हैं, कल पुल गिर रहे हैं कि किसी का पाया टूट गया, किसी की छतरी टूट गई, कोई उलट गया, कोई पानी का एक झोंका आया तो पलट गया। तो यह सब स्थिति दिखाती है कि वह पुल बालू पर जोड़ा गया होगा, मिट्टी पर जोड़ा गया होगा, इसी तरह की कुछ चीज़ हुई होगी, तब ना वह छड़ वगैरह भी अगर उसमें रहती किसी तरह तो वह पुल के उलटने की यह स्थिति नहीं होती। तो इसी तरह आप सारी चीज़ों को, जिन बातों को आप नहीं भी ठीक से तहकीकात कर पाए हैं, उन सारी बातों को जब आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि पूरा का पूरा भ्रष्टाचार पर आधारित यह व्यवस्था हो गई है। तो राजनीति में लोग जा ही रहे हैं इसलिए कि आप देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्थिति हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ऐसा चंदा हुआ कि वह क्या था, वह वसूली का एक स्कीम था। वह सुप्रीम कोर्ट में जब वह केस गया तो यह पता चला ना कि वह वसूली का एक, जैसे दाऊद इब्राहिम का गैंग जिस तरह वसूलता है उस तरह का हुआ धंधा चल रहा था। तो खैर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वह तो बंद हो गया, मगर दूसरे जो स्रोत हैं वे स्रोत आज भी उसी तरह जीवित हैं, उसी तरह लूटपाट जीवित है, उसी तरह लूटपाट है सो चारों तरफ चल रही है। तो राजनीति में लोग जाते ही इसलिए हैं कि वे लूटपाट कर सकें, अकूत संपदा की लूटपाट कर सकें और उसमें से
कुछ उनके पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं, जो उनके लिए जय जय करते रहते हैं, उनके लिए चारों तरफ जय जयकार करते रहते हैं, उन लोगों के पास भी कुछ छूटा गिरा हुआ कुछ टुकड़ा उनके पास भी पहुंच जाए, बस इतनी ही बात है जो पूरी व्यवस्था में हो रही है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अभी 2 दिन पहले सर सासाराम में जो रोहतास जिला है, एक वहाँ रोपवे बन रहा था। 1 जनवरी को वो आम लोगों के लिए ओपनिंग भी होना था उसका, जो ट्रायल में ही बन करके पूरा तैयार हो गया। लगभग 13 करोड़ या 15 करोड़ का वो रोपवे, और ट्रायल में ही वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गई। सर अगर उसमें आदमी को बैठा करके ट्रायल किया गया होता तब तो न जाने कितने लोग मारे जाते। इस तरह की तो सर स्थिति है और भ्रष्टाचार। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी होगा वो हमारे ताप को सहन नहीं कर पाएगा। फिर इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? यह जो आपने रोपवे की कहानी कही, मैं एक बात बहुत ईमानदारी के साथ अपने जो सगे लोग हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ कि जो नया पुल बन रहा हो उसके नीचे से या उसके ऊपर से 6 महीना 1 साल नहीं चलना, कि पता नहीं कब किसके सिर पर गिर जाएगा या किसको लेकर के वह धंस जाएगा। यही बात आप सड़कों पर देखते हैं कि सड़कें धंस जा रही हैं, पुल गिर जा रहे हैं, धंस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के वाणी और कर्म दोनों में उतना ही फर्क है जितना फर्क 3 और 6 लिखे जाने में फ़र्क होता है, कि पूरा का पूरा वह उल्टा। एक तरफ तो वे कहते हैं कि वे स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, बहुत गरीबी में उनका समय व्यतीत हुआ, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वे करोड़ों का सूट पहनते हैं, करोड़ों अपने लिए भवन बनवाते हैं, संसद भवन बनवाते हैं, अपने लिए हवाई जहाज खरीदते हैं, लाखों की कलम रखते हैं, लाखों का चश्मा रखते हैं। अब चाय बेचने वाला अब जो इतनी फ़कीरी के साथ से विकसित हुआ हो, वो उसकी यह प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो यह 3 और 6 का संबंध उनके वक्तव्य और उनके कार्य में यह दिखाई पड़ता है। उनका वक्तव्य इसलिए इस तरह का होता है कि वे आम जन के साथ, जो अधिकांशतः गरीब है, कि इस देश के अभी भी कहा जाता है कि 80% लोग तो गरीब ही हैं। बिहार में तो और ज़्यादा गरीबी की स्थिति है कि 1 लाख कुछ हज़ार तो इस देश की औसत आय मानी जाती है। इसमें हमारी आय में भी अंबानी अदानी की आय जुड़ गई है, तब जा कर के 1 लाख हो सका है। और बिहार में तो वह भी नहीं है। तो जो आम आदमी है, कि उस आम आदमी के साथ जुड़ाव उनका द्योतित हो सके, कि जुड़ाव वो उत्पन्न कर सकें, जुड़ाव कायम कर सकें, इसके लिए आँखों में झांसा देने के लिए, आँखों में मिर्च झोंकने के लिए वे इस तरह के वक्तव्य देते हैं, जबकि उनका पूरा का पूरा जो व्यवहार है, कि पूरा का पूरा जो कार्य है, उनके वक्तव्य से ठीक उल्टा होता है। कि जो आदमी संसद में जिस दिन प्रवेश करता है वह साष्टांग दंडवत करके प्रवेश करता है, और साष्टांग दंडवत करके प्रवेश करने वाला आदमी, अर्थात वह मंदिर में जैसे प्रवेश कर रहा हो, और साष्टांग दंडवत करके प्रवेश करने वाला आदमी संविधान के रेशों को लगातार तोड़ने में लगा हुआ है, संविधान की व्यवस्था को लगातार भंग करने में लगा हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उनके वक्तव्य और उनके कार्य में भ्रष्टाचार के बारे में भी, धांधली के बारे में भी उनके जो वक्तव्य हैं, उसका मतलब ही होता है कि ऐसो धांधली की हम छूट दिए हुए हैं। 2014 के पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तो वो बयान देते थे जब जब रुपया का कीमत कमज़ोर होता था, तब तब वो बयान देते थे कि उसी देश का मुद्रा कमज़ोर होता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। लेकिन 14 के बाद आज जो स्थिति है वह $1 का मूल्य जो है लगभग 92 रुपया कुछ पैसा है। आज जो स्थिति है उस पर उनका बयान आता है मोदी जी का एज ए प्रधानमंत्री कि आम लोग से कहते हैं कि आप 2 रुपया खर्च कीजिए और उसको आप 1 रुपया समझिए, खर्च कीजिए 2 रुपया लेकिन उसको 1 रुपया समझ के कीजिए, तब आपको लगेगा कि हमारा जो डॉलर है, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के बराबर 45 रुपया में आ रहा है। सर, इस तरह के बयान से वो जनता को क्या समझाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का बयान अक्सर ऊट पटांग बयान होता है। वे कब क्या बोल देंगे कि इसकी बात है सो समझी नहीं जा सकती है, कि हमेशा वे राजनीतिक हित को लेकर के बयान देते रहे, या जो पहले जो कहा करते थे वह जो उनके प्रतिपक्ष में उस समय जो सत्ता में मनमोहन सिंह थे उनको बदनाम करने के लिए कहा करते थे। लगभग 60 रुपये से नीचे ही 58 रुपये के आसपास शायद उस समय 58 हाँ कि डॉलर का रेट था, जो आज 92 प्लस, हाँ 92 प्लस हो गया है। इस बात के लिए जिस आदमी को शर्म आनी चाहिए, जिस आदमी को इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि किन कारणों से यह रुपए की यह स्थिति हो गई है, और यह केवल भारत की स्थिति हो गई है, इसके अड़ोस पड़ोस के देशों की भी यह स्थिति नहीं है कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जो दूसरे नेपाल है, वो दूसरे देश हैं, उसमें इतना अवमूल्यन रुपए का नहीं हुआ है जो यहाँ पर हुआ है। उसके बहुत सटीक कारण हैं और उन सटीक कारणों को वे लगातार छिपाते रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने बात की शुरुआत में कि कैग की रिपोर्ट के बारे में, कि कैग की रिपोर्ट अब आती ही नहीं है, और कैग की रिपोर्ट अगर आती भी है तो उनमें उन बातों का उल्लेख नहीं होता है जिन बातों से सरकार को नुकसान हो। इसी तरह के दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं कि जितनी सारी रिपोर्ट्स आप देखेंगे, यदि वह उसमें आपको बड़ा भला चंगा है तो दिखाया जाएगा, बड़ा डेवलपमेंट दिखाया जाएगा। तो कहने का यह मतलब कि उन सारी चीज़ों को छिपाने की कोशिश की जाती है जहाँ जहाँ घाव है, कि रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है उसके बहुत सटीक कारण हैं कि आपका निर्यात लगातार बढ़ रहा है, आपका खर्चा बढ़ेगा और आपकी आय घटेगी, तो स्वाभाविक है कि आप गरीब होंगे, आपके लिए पैसे का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, आप एक एक पैसा आपके लिए महंगा होता चला जाएगा। यह तो बहुत साधारण सा अर्थशास्त्र है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की बात नहीं है। और यह जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा, थोड़ा भी सचेत जो व्यक्ति होगा वह इस बात को समझ सकता है कि वास्तविकता वह नहीं है जो हमको बताई जा रही है, वास्तविकता वह है जिसको असल में छिपाया जा रहा है, जिस पर चादर डाली जा रही है। यही हमारे देश की स्थिति है। होना यह चाहिए था कि हमको वास्तविकता को कबूल करना चाहिए था और हमको यह वादा करना चाहिए था कि हम इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सार्थक कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ सोना हमने रिजर्व बैंक से छुड़ा लिया और पैसे को स्थिर रखने की बहुत कोशिश करके, ऐसा नहीं है कि 92 पर ही वह टिका हुआ रह जाता, बहुत कोशिश करके उसको 92 तक है, सो 92 पर है, नहीं तो अभी तक वह 100 पार कर गया होता। इसके लिए रिजर्व बैंक इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है कि पैसे का इतना अवमूल्यन नहीं हो। इसके बावजूद यह सब हो रहा है, यह जवाबदेही लेनी चाहिए। और केवल विदेशों में घूमने से, हवाई जहाज़ खरीदने से और चारों तरफ चक्कर लगाने से, और उस चक्कर में भी आप देखते हैं कि बहुत प्रतिष्ठा और कुछ खास देश को हासिल नहीं हो रहा है। अधिकांश आप जो प्रधानमंत्री का विदेश दौरा हो रहा है उसमें आप
एक बात को गौर करेंगे कि वे अदानी को साथ में ले जाते हैं, कि जहाँ कहीं भी जाते हैं कि यहाँ पर चुनाव खत्म हुआ, बिहार में चुनाव खत्म हुआ, कल या परसों होकर के वे भूटान चले गए और भूटान में उनके साथ अदानी गया था। अदानी को वहाँ पर प्रोजेक्ट दिलवाना था, वहाँ के प्रधान मतलब पैरवी करने के लिए वे जाते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, प्रधानमंत्री का जो दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन वह आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि वह अमुक आदमी को हमको फ़ायदा दिलवाना है। फ़ायदा इसलिए दिलवाना है क्योंकि उससे हमको चंदा मिलता है। वह उन्होंने ठीक चुनाव के पहले यहाँ पर है सो हज़ारों एकड़ ज़मीन है सो उसको अदानी को दिलवा दी, इसलिए कि वहाँ से चंदा मिलता है। तो इस उद्देश्य से जो कार्य किया जाएगा, इस उद्देश्य से जब देश को चलाया जाएगा, तो इसी तरह जब हम समझेंगे कि जो शीर्ष पर बैठा हुआ आदमी है वह इसी तरह ऊटपटांग और पैसे के लिए और लोभ के लिए और लालच के लिए, लालच से भर कर के काम कर रहा है, तो नीचे के का जो पूरा जो तंत्र है वह तो फिर उसी रास्ते से चलेगा। यही कारण है कि आज आप देखते हैं कि एक प्यून की नौकरी कर रहा है और उसके घर से करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं। एक साधारण साधना सा आदमी है साहब, वह है सो कई लाख 20-20 लाख की गाड़ियों पर चल रहा है कि तो आपको लगेगा कि यह पूरा का पूरा जो सिस्टम में जो शामिल है वह सारा का सारा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग हैं। भ्रष्टाचार के सिवा और कोई स्थिति आपको, कोई दूसरी बात आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार, डबल इंजन की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है। नीतीश जी भी सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कितना है, सुशासन कितना है, वो या तो आप सासाराम के रोपवे को गिरते हुए देखकर समझ सकते हैं, या फिर कैग के जो रिपोर्ट्स हैं, कैग का रिपोर्ट बिहार सरकार के 10 मंत्रालयों के लिए भी आया था कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है। उसी तरह से कैग का जो रिपोर्ट आया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के, उसमें 95% जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट्स का ही अता पता नहीं है। ऐसे स्थिति में आप खुद विचार कर सकते हैं कि हम और यह हमारा जो देश है, जो अंग्रेज़ों की परस्ती से बाहर निकालने में हमारे जो लाखों लोग कुर्बान हुए, आज उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ जा रही है और भविष्य भी जो है वो कुंठ होता जा रहा है। इस पर हम भारतीयों को ईमानदारी पूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।